हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कुछ व्यस्तता के कारण आपकी और हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लासेस फंडामेंटल में। जैसे आपकी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी तो उसमें मैं 2 वीडियो आपको दे चुका था। पहली भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया था, और दूसरी जो हमने बात करी थी प्रेम्बल की, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो इन दोनों बातों को ख़त्म करने के बाद धीरे धीरे हम राज्य व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। तो चलिए हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जो आपका मैं पॉलिटी का लेके आया हूं पार्ट 3। तो जैसे आपको पता है कि पहले लेक्चर में जो मैंने पहली वीडियो अगर आप सब लोगों ने देखी होगी तो उसमें हमने कवर किए थे राज्य व्यवस्था के कुछ बेसिक्स। उनको अगर जिन्होंने नहीं वो वीडियो देखी है, जो कंटिन्यूस हमारे साथ सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो उनको आइडिया होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो वो पहले जाके हमारी पहली वीडियो को देख लें। तो अगर आप एक क्रम से देखते हैं तो आपको राज्य व्यवस्था की जो है इंडियन पॉलिटी की जो जीएस का आपका पार्ट है, उसमें आपकी कोई भी चीज़ नहीं छूटने वाली है, और सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर हमारी टीम के साथ कवर कराई जाएंगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात कर ली, उसमें मैंने बेसिक्स की बात करी थी, संविधान की प्रकृति, संविधान का स्वरूप, संविधान कैसे बना, ये सारी चीज़ें आपको समझाई थी। दूसरे में हम आपको वीडियो में लेके चले गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मतलब एक तरीके से अगर हम उसको कहें तो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। अब तीसरी वीडियो हम लेके आए हैं जहाँ से आपकी पॉलिटी शुरू होने वाली है एक क्रमबद्ध सीरीज़ में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 3 मैं आपके सामने लेके आया हूं, और उसमें जब हम बात कर रहे हैं भाग 1, और जैसे मैंने बताया था अनुच्छेद हम पढ़ना चालू कर देंगे। अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, और भाग 1 में जो हमारा कवर होता है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक कवर होता है। जैसे हमने आपको बताया था संविधान में हमारे 22 भाग हैं, मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थी जो वर्तमान में 12 हैं, और लगभग आर्टिकल्स जो हैं वो 450 के आसपास हो चुके हैं। उनका हम डिस्कशन आने वाली अपनी पॉलिटी की सीरीज़ में करते जाएंगे। तो यहाँ पर भाग 1 और आर्टिकल 1 से 4। अब देखिए क्या हुआ। भाग 1 आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए आप समझिए कि किस पार्ट में आपको क्या मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको जो पहला पार्ट था हमारी राज्य व्यवस्था का, दूसरा पार्ट था, तो मैंने आपको प्रस्तावना तो पूरी पढ़ाई थी, प्रस्तावना पूरी, जो एक पोएट्री भी है, कविता भी है, वो भी आपको मैंने सुनाई थी। लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि भाग 1 से किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निकल के आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या चीज़ है, और आर्टिकल 1 से 4 में क्या है यहाँ पर आपको समझना है। तो देखिए जैसे हम जानते हैं, सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आर्टिकल 1 से 4 तक आगे ले जाने से पहले सबसे पहले मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि हम लोग भारत में रहते हैं। अब भारत में जब हम रहते हैं तो राज्य हैं, मतलब उसे अगर आप पॉलिटी के अकॉर्डिंग समझे तो प्रांत प्रोविजन, जो आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे मैंने 2 चीज़ें क्यों लिखी हैं। तो देखिए वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, मतलब कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, मतलब कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने संघ शासित क्षेत्र हैं। चलिए तो बिल्कुल जिनको पता हो तो कमेंट बॉक्स में, जब हमारी वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके आप बताएं कि कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है क्योंकि आर्टिकल 370 एक तो हट गया जम्मू कश्मीर वाला, उसकी वजह से थोड़ा अंतर आया। और एक नई चीज़ अगर आप पढ़ते रहते हैं करंट के हिसाब से, तो आप अभी भी शायद जो लोग टच में नहीं रहते हैं करंट्स के या न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ते हैं, तो वो अभी भी, मतलब मुझे उम्मीद है कि 50% लोग अभी भी कन्फ्यूज होंगे। देखिए इस समय राज्य कितने हैं। पहले हमारे पास कितने राज्य थे, अगर हम पुरानी बात करते हैं ओल्ड, तो हमारे पास 29 राज्य थे और 7 संघ शासित क्षेत्र थे, मतलब जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। अब वर्तमान में हमारे पास कितने राज्य हैं, सबको पता है कि आर्टिकल 370 के चले जाने के बाद कितने राज्य रह गए, 28 राज्य रह गए। क्यों 28 राज्य रह गए,
क्योंकि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था उसकी स्पेशल कहानी है। जब हम धीरे धीरे पॉलिटी की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के अलग हो जाने से अब कितने स्टेट रह गए हैं? 28 स्टेट रह गए। अब बात करते हैं हम संघ शासित क्षेत्र की। तो क्या हुआ, जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर जो था वो राज्य ना रह के क्या हुआ, उसको संघ शासित क्षेत्र बना दिए गए। कितने संघ शासित क्षेत्र बना दिए गए? 2 संघ शासित क्षेत्र बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जिसकी कैपिटल क्या है? लेह। तो इस हिसाब से कितने हो जाने चाहिए थे? 9। मतलब एक यहाँ से माइनस हुआ और 2 संघ शासित क्षेत्र निकल जाने से 2 संघ शासित क्षेत्र जो हो गए ऐड हो गए। कौन से 2 संघ शासित क्षेत्र? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 पार्ट आपके बन गए। और अब क्या होता है कि अब देखिए, यहाँ तक आपकी नॉलेज मैं उम्मीद करता हूँ 50% लोगों की नॉलेज यहाँ तक होगी। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे पास अब संघ शासित क्षेत्र जो हैं प्रेजेंट टाइम में 8 हैं। ये बिल्कुल रिसेंट डेटा है, बिल्कुल अपडेटेड डेटा है कि 28 राज्य हैं और 8 जो हैं संघ शासित क्षेत्र हैं। अब आप कहेंगे सर 8 कैसे रह गए? 7 तो पहले थे, 2 जम्मू कश्मीर को मिला के जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया तो 9 हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको एक करंट की 2020 जनवरी की ही न्यूज़ बनाता हूँ। एक पार्लियामेंट में एक्ट आया था, उसके थ्रू जो हमारे 2 संघ शासित क्षेत्र हुआ करते थे, कौन कौन से? दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली का जो है वो संसद में एक एक्ट पारित होकर जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ, और उसके थ्रू वो पास होने के बाद अब दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव का जो हो गया है वो विलय हो चुका है। क्या हो चुका है? विलय। तो यहाँ पर आपके जो ये 2 संघ शासित क्षेत्र थे, अब इसकी गिनती किस में हो रही है? 1 संघ शासित क्षेत्र में हो रही है। इस वजह से 7 के वो रह गए 6, 2 वो बने 8 और ये दोनों एक विलय हो गए, वो 7 जो दोनों एक विलय हो जाने से वजह से यहाँ से 9 की वजह से फिर से कितने रह गए? 8। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिसेंट डेटा है। ये 26 जनवरी 2020 में आपका ये लागू हो चुका है। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय हो जाने की वजह से प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ये करंट की भी न्यूज़ है और पॉलिटी के स्तर से भी जितना पॉलिटी से रिलेटेड करंट है वो मैं आपको सीरीज़ में डिस्कस करता चलूँगा, क्योंकि करंट भी एक ऐसी चीज़ है, जैसे कहते हैं ना, हमको करंट पढ़नी है, आपको करंट पढ़नी है, लेकिन अगर आप करंट को सिर्फ करंट की तरह पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी भी करंट जानते रहिए तो आपकी करंट अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको ये करंट की चीज़ बताई कि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव का विलय हो जाने की वजह से ऐसा हुआ। इसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ें तो अगर आप जीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में जीडीपी की क्या सिचुएशन है। इसी तरीके से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कौन सा नया आइलैंड बना या कहाँ क्या घटना हुई ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ कौन सा साइक्लोन या टाइफून वगैरह आया, तो आप अगर करंट को रिलेट करते हुए सब्जेक्ट के साथ पढ़ते जाएंगे तो लगभग 50% जो आपका काम है वो इन स्टैटिक चीज़ों को पढ़ते पढ़ते ही आपकी 50% जो है वो करंट तैयार हो जाने वाली है। चलिए, तो ये चीज़ इसलिए बताना ज़रूरी थी क्योंकि ये जो पूरा भाग 1 है वो राज्यों से ही निर्भर है और आपकी जो शेड्यूल 1 है वो भी इसी बात को कहती है, अनुसूची जो थी। तो इसीलिए अब स्टेट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैंने आपको बताया राज्यों के बारे में। अब क्यों ये चीज़ की चर्चा करी थी वो आप देखेंगे कि पूरा जो भाग 1 है इससे ही क्वेश्चंस आते हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताई है। देखिए भाग 1 आर्टिकल 1 से 4। देखिए ऐसा होता है कि आर्टिकल 1 जो है हमारा संविधान का अनुच्छेद 1, वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ, इज अ यूनियन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पर ये मैंने क्यों लिखा है, ये आपको रट्टा नहीं मारना है। यहाँ पर भी आपका जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में वो आपको आर्टिकल रटना नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस आर्टिकल के अंदर से क्या क्वेश्चन आने वाला है
वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब जो हमारा पूरा भारत है, मतलब यहाँ पर राज्य को आप समझिए प्रांत। तो देखिए आप कितने प्रांत हैं, जैसे मैंने बताया 28 प्रांत हैं और 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। तो वो सब जो है वो पूरे हमारे भारत के अंदर कवर हो रहे हैं, 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आने वाला है कि यूएसए जो है वो भी एक संघ है, अमेरिका जो है वो भी राज्यों का संघ है, लेकिन वहाँ पर संघ की जगह परिसंघ का यूज़ करा गया है। मतलब वहाँ पर यूनियन की जगह फेडरल वर्ड यूज़ किया गया है। जब आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूनियन की जगह जो है वो फेडरल वर्ड यूज़ किया गया है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये रहता है कि परिसंघ का यूज़ क्यों ना होकर संघ का यूज़ क्यों किया गया है। अब समझिए आर्टिकल 1 से क्या क्वेश्चन आने वाला है। आर्टिकल 1 से ये क्वेश्चन आने वाला है कि भारतीय संविधान जो है वहाँ पर परिसंघ के स्थान पर संघ शब्द का यूज़ क्यों किया गया है, मतलब फेडरल ना यूज़ करके क्या यूज़ किया गया है, यूनियन यूज़ किया गया है। तो देखिए ये कई बार कई तरीके के आलोचक रहे, कई राजनीतिज्ञ भी रहे, विद्वान भी रहे, जिन्होंने इस बात पर चर्चा करी, जिनकी चर्चा हम आगे करते जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो देखिए अमेरिका के संघ में और यूएसए के परिसंघ में क्या अंतर है। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ें याद रखिए। आप देखिए ऐसा हुआ कि आप देखते हैं कि भारत में कभी भी कोई नया राज्य बन जाता है, जैसे यूपी था, यूपी से उत्तराखंड बन गया, आपका बिहार से झारखंड बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया। तो इस पर किसकी मर्जी चली, उन राज्यों की मर्जी नहीं चली। मतलब उन राज्यों का कोई वो नहीं रहा कि उनकी मर्जी नहीं भी होती, यूपी गवर्नमेंट की मर्जी नहीं होती कि हम उत्तराखंड नहीं देंगे, तो भी वो ऐसा नहीं कर सकती। वो सब किसके हाथ में था, केंद्र सरकार के। एक राय जरूर ली जाती है राज्यों की, लेकिन मेन शक्ति मेन पावर किसके हाथ में होती है, केंद्र के हाथ में। तो ऐसा कर दिया गया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई भी स्टेट जो है वो उनकी मर्जी के बिना उसको काटा झाटा नहीं जा सकता है, मतलब काट पीट नहीं करी जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ हमने देखा कि अब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना पड़ गया, लेकिन यूएसए में बिना राज्यों की मर्जी की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप समझिए एक तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया है, परिसंघ इसलिए कहा गया है, जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए। संघ इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और यूएसए को फेडरल क्यों कहा गया है, क्योंकि वो अविनाशी राज्यों का संघ है। देखिए दोनों बातों में अंतर समझिए। यहाँ पर भारत के जो राज्य हैं या प्रांत हैं वो उनकी मर्जी के बिना भी उससे नए राज्य बनाए जा सकते हैं या उनका किसी में विलय करा जा सकता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में अगर कोई प्रोविज़न है, कोई प्रांत है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो बिना उस राज्य की मर्जी के बिना उसका विलय, जब तक उस राज्य की इच्छा नहीं है तब तक उसका विलय किसी दूसरे राज्य में या उसका कोई दूसरा हिस्सा अलग नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 1 से जो रिलेटेड है, आपको ये तो ध्यान ही रखना है कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन साथ साथ याद रखना है कि संघ यूज़ किया गया है, परिसंघ यूज़ नहीं किया गया है। क्यों नहीं यूज़ किया गया है, मेनली लाइन बस आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों का विनाश उनकी मर्जी के बिना किया जा सकता है भारत में, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए और क्या क्या अंतर है जो क्वेश्चन एग्जाम में से आता है कि यूएसए फेडरेशन और इंडिया यूनियन में क्या क्या अंतर है। वो 2-4 पॉइंट आप ध्यान रखिए, वहीं से आपको आर्टिकल 1 से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। देखिए यूएसए की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई दी, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या डिस्कस कर दी है, विनाशी राज्य है भारत में,
यूएसए में अविनाशी राज्य है। दूसरा देखिए, आप गवर्नर जानते हैं, सब लोग जानते हैं, राज्यपाल जिसकी चर्चा हम आने वाले अपनी वीडियोस में करेंगे। भारत में राज्यपाल आप वोट डालते हो या मैं वोट डालता हूँ, कोई भी वोट नहीं डालता है। राज्यपाल कैसे बनते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब एक तरीके से आप केंद्र सरकार की सलाह पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन यूएसए में राज्यपाल जो हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। जैसे आप विधायक को वोट देते हो, वैसे ही यूएसए में जो गवर्नर होते हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखना कि यूएसए में इमरजेंसी प्रोविजन नहीं है। मतलब जो आप देखते हो आपातकाल लग जाएगा, 352, 360, 356, जिनको थोड़ा बहुत पता है, आने वाले वीडियो में हम भी डिस्कस करेंगे। यूएसए में ऐसा नहीं है, इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो ये सारी वजह से जो है भारत को संघ कहा गया है परिसंघ के स्थान पर। इसलिए कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना भी करी है। उसमें सबसे बड़ी आलोचना जो करी है केसी वेयर, इन्होंने भारत के संविधान को संघात्मक ना कह के अर्धसंघात्मक कहा है। जबकि वास्तव में भारत का संविधान अगर हमें कहीं पूछा जाता है तो हमको क्या बताना है? परिसंघात्मक। ये सिर्फ एक आलोचना है केसी वेयर के विचारों में कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है? अर्धसंघात्मक। लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए भारत का संविधान कैसा है तो आपको क्या लगाना है? परिसंघात्मक। इन्होंने कुछ क्वालिटी के बेसिस पर यह बताया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि किसके अनुसार भारत का संविधान जो है वो अर्धसंघात्मक है? कोसी फेडरल है, मतलब पूरा फेडरल ना होकर कोसी फेडरल है। तो आपको क्या बताना है? कौन से? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। केसी वेयर के अनुसार जो भारत का संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। देखिए, तो आर्टिकल 1 से इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूएसए फेडरेशन और इंडियन यूनियन में क्या अंतर है। बस 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी है, भारत विनाशी राज्य और यूएसए अविनाशी राज्य। देखिए, अब हम आते हैं आर्टिकल 2 पे। इस वीडियो संविधान के अनुच्छेद 2 में, भाग 1 के अनुच्छेद 2 में देखिए, हमने जैसे बताया भारत राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्यों का विनाश किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने पहले भी डिस्कस किया, यूपी से उत्तराखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। इस तरीके से अगर आप पहले भी देखोगे तो महाराष्ट्र गुजरात अलग अलग हो गए, पहले एक ही थे पूरा मराठा। इस तरीके से जैसे अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें। तो आर्टिकल 2 के अनुसार अगर हम बात करें तो उसमें ये बताया गया है कि किसी भी नए राज्य का गठन करने की या फिर किसी नए राज्य की सीमा परिवर्तन करने की या नाम परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? संविधान ने वो शक्ति किसको दी है? तो देखिए, वो शक्ति है सिर्फ संसद के पास, किसी और के पास नहीं। वही बात मैं कह रहा था कि संसद जो है, केंद्र सरकार जो चाहे वो आप डिटेल में जाते जाओगे तो समझ जाओगे, केवल संसद के पास ये शक्ति है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है, किसी नए राज्य को छोटा कर सकती है, या राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है या बड़ा कर सकती है। तो आर्टिकल 2 के अनुसार आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी नए राज्य के गठन, सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ संसद के पास। ना उस राज्य के पास है, ना राज्य की सरकार के पास है। किसके पास है वो शक्ति? सिर्फ राज्य की, वो भारत के संविधान के अनुसार वो शक्ति सिर्फ किसके पास है? संसद के पास। संसदी जो है वो किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, कोई नया राज्य है तो उसका गठन कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। जैसे अभी जब हम आगे बढ़ेंगे, इसीलिए मैंने पहले आपको राज्य बताए थे, क्योंकि सब राज्यों की ही बात होने वाली है, कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की ही बात होने वाली है। आर्टिकल 2 के पहले के अनुसार तो भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 के अनुसार किसी नए राज्य का गठन करने की पूछा जा सकता है, किसी नया राज्य का सीमा परिवर्तन करने की, या किसी नए राज्य का नाम परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? इसे याद रख लो, ये शक्ति सिर्फ किसके पास है? किसके पास है? संसद के पास, सिर्फ संसद के पास। आपको ये ध्यान रखना है, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास,
या उसमें 2-4 ऑप्शन होंगे राज्य सरकार के पास, विधानसभा के पास, विधान परिषद के पास। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी नए राज्य का गठन, सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन की शक्ति संसद के पास है। चलिए, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको आर्टिकल 3 और 4 की लेके जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।